तो हेलो दोस्तों आज हम लोग कक्षा 12 के जीव विज्ञान के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर वंशागति का आणविक सिद्धांत पे बात करने वाले हैं। दोस्तों पेपर बहुत पास रह गया है, तो इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों पहले इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आएगा इसका, अगर परिचय की बात करें तो डीएनए। देखो दोस्तों डीएनए होता क्या है। डीएनए देखो, डीएनए का फुल फॉर्म पहले तो क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। दोस्तों डीएनए की खोज किसने किया था, तो डीएनए की खोज किया था फ्रेडरिक मिशर ने किया था 1869 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, डीएनए की खोज किसने किया था, फ्रेडरिक मिशर ने किया था 1869 ईस्वी में। डीएनए की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है लगभग में, तो इसकी लंबाई होती है लगभग हम कह सकते हैं 2 मीटर होती है। दोस्तों 2 मीटर होती है। डीएनए की जो लंबाई होती है दोस्तों लगभग में 2 मीटर होती है। ठीक है, डीएनए क्या होता है, तो डीएनए देखो एक पॉलीमर होता है। डीएनए क्या होता है दोस्तों, तो डीएनए जो होता है, डीएनए एक पॉलीमर होता है। पॉलीमर होता है मतलब इसको बोल सकते हैं हम लोग बहुलक होता है। डीएनए जो होता है बहुलक होता है। ठीक है दोस्तों, पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक। क्लियर। अगला बात करते हैं कि डीएनए की जो इकाई होती है वो क्या होती है। इसकी जो इकाई होगी दोस्तों, डीएनए जो होगा इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई जो होती है न्यूक्लियोटाइड होती है। क्या होती है दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड होती है। ठीक है, डीएनए की जो इकाई होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है। अर्थात डीएनए जो होता है कई न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो अगला होगा कि डीएनए की जो श्रृंखला होती है दोस्तों, डीएनए की जो श्रृंखला होगी, श्रृंखला मतलब उसमें कई से न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, और जब कई न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो इसकी श्रृंखला जो बोलेंगे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है। दोस्तों देखो पॉली कब आता है, जब कई ठो न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे तो पॉली शब्द आ जाता है। तो जो इसकी श्रृंखला होगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों डीएनए को रासायनिक दृष्टि से 3 घटकों में विभाजित किया गया है। यह बोल सकते हैं कि डीएनए 3 घटकों से मिलकर बना है। पहला होगा पेंटोज शर्करा, पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन क्षार जो होता है, तीसरा फास्फेट ग्रुप। बात करते हैं पेंटोज शर्करा का जो स्ट्रक्चर होगा इसके बारे में दोस्तों। तो पेंटोज शर्करा का जो स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से आप बनाएंगे। और यहां ध्यान दीजिएगा, यहां OH ठीक है दोस्तों। और यहां पे सबसे लास्ट में क्या करेंगे, यहां पे जो जुड़ता है इसके साथ वो होता है OHCH2। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो इसका डीएनए का नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सी मतलब इस ऑक्सीजन को यहां से खत्म कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस ऑक्सीजन जो यहाँ H था, OH था, तो वहां बस H बचेगा, O को हटा दिया जाता है। ते हो गया पेंटोज शर्करा। ठीक है, अब बात करते हैं नाइट्रोजनस जो क्षार होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्यूरिन, है ना दोस्तों। पहला क्या होगा, प्यूरिन, और दूसरा क्या हो जाएगा, पायरिमिडीन। प्यूरिन हो जाएगा और पायरिमिडीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन में देखो क्या होगा, एक हेक्सावलय होता है, एक हेक्सावलय होता है, और एक पेंटा, मतलब बोल सकते हैं कि एक हेक्सा और एक पेंटा रिंग होती है, प्यूरिन बनता है। तो देखो एक हेक्सा बना दिया, अब हम क्या बनाने जा रहे हैं,
एक पेंटा रिंग। ठीक है दोस्तों, एक पेंटा रिंग बन गई। तो देखो इसमें ए हेक्सा रिंग हो गई, ए पेंटा रिंग हो गई। अगर दोनों को एक साथ लेकर हम बात करेंगे तो ये क्या हो गया, प्यूरिन। प्यूरिन में होता क्या है, ए होता है और जी होता है। ए को बोलेंगे एडिनिन, एडिनिन बोलेंगे, जबकि जी को बोलेंगे ग्वानिन, ग्वानिन। ठीक है, तो प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन दोस्तों जो होता है, यहां पे थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं, प्यूरिन जो होता है वो हेक्सा प्लस पेंटा रिंग होती है दोस्तों, हेक्सा प्लस पेंटा रिंग होती है। 6 वलय और 5 वलय का एक रिंग होता है। इसमें क्या होता है, एडिनिन होता है और ग्वानिन होता है। समझ में आया। और जो पायरिमिडीन होता है, पायरिमिडीन होता है दोस्तों, वो कैसा होता है, वो हेक्सा रिंग होता है। तो चलो पायरिमिडीन को देख लो, ये एक हेक्सा रिंग होता है। ठीक है, इसमें होता है क्या क्या उपस्थित है, इसमें होता है क्या क्या है उपस्थित, इसको देख ले। ये हेक्सा रिंग है। पायरिमिडीन कैसा रिंग होगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, हेक्सा रिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पायरिमिडीन जो होगा वो हेक्सा, पायरिमिडीन जो होगा हेक्सा रिंग होता है। ठीक है, एक हेक्सा रिंग होती है, 6 वलय की संरचना होती है। इसमें क्या होता है, तो इसमें देखो क्या क्या होगा, साइटोसिन और थायमिन होता है। इसमें क्या क्या होगा, साइटोसिन, साइटोसिन दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें साइटोसिन होता है और थायमिन होता है, थायमिन होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो होता है साइटोसिन होता है और क्या होता है, थायमिन होता है। क्लियर। तो जो नाइट्रोजनस बेस था यह 2 प्रकार का था, एक प्यूरिन था, एक पायरिमिडीन था। प्यूरिन क्या होती है, प्यूरिन होती है एक हेक्सा और पेंटा वलय होती है, हेक्सा प्लस पेंटा रिंग होती है। मतलब उसमें एक 6 वलय की संरचना होती है, एक 5 वलय की संरचना मिलता है जब आपस में, तो प्यूरिन बनाता है। ठीक है दोस्तों, अब प्यूरिन में होता क्या क्या है, एडिनिन और ग्वानिन, एडिनिन और ग्वानिन। ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं पायरिमिडीन की, तो पायरिमिडीन जो होती है एक हेक्सा रिंग होती है, उसमें साइटोसिन और थायमिन होती है। उसमें क्या होगा, साइटोसिन और थायमिन होगी। क्लियर। अब बात करते हैं फास्फेट ग्रुप की। फास्फेट ग्रुप क्या होता है, देखो दोस्तों, फास्फेट ग्रुप में जो होगा, इसका बात करते हैं H3PO4 होता है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फास्फोरस ले लीजिए, फास्फोरस लेने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड लगाइए और यहाँ पे OH, OH और OH, H3PO4, ये फास्फेट ग्रुप हो गया। तो ये जो डीएनए के क्या था, डीएनए जो 3 घटकों में वियोजित होता है, वो 3 घटक हैं, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनस क्षार और फास्फेट ग्रुप। इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए। चलते हैं इसके आगे। तो दोस्तों यहां ध्यान देना, पेंटोज जो शर्करा होती है, इसमें एक ऑक्सीजन यहां पे है नहीं थी, इसलिए इसका नाम हो गया था क्या, डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर। अब देखो इसी स्ट्रक्चर को अगर यहां पर नामकरण इसका देंगे तो यहां पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर को मैंने यहां लिख दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कार्बन को दिखाया। और एक चीज ध्यान देना, इसके जो पहला कार्बन होगा दोस्तों, पेंटोज शर्करा जो होती है, पेंटोज शुगर, इसके पहला कार्बन से क्या जुड़ता है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस अर्थात कह सकते हैं AGCT, मतलब एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या थायमिन पेंटोज शुगर से जाकर कहां जुड़ेगा, तो कहां जुड़ता है, इसके पहले कार्बन से दोस्तों, यहां जुड़ता है, यहां जुड़ता है, यहां पे नाइट्रोजनस बेस आकर जुड़ेगा। नाइट्रोजनस बेस मतलब कौन कौन जुड़ सकता है, A जुड़ सकता है, G जुड़ सकता है, C और T। ठीक है, किस बंध से जुड़ता है, यहां पे बात करते हैं किस बंध से जुड़ता है। यहां पे जो बंध पाया जाएगा, इस बंध से जुड़ेगा ना,
तो कौन सा बंध होता है कि जिससे नाइट्रोजनस बेस पहले कार्बन परमाणु से जुड़ता है पेंटोज शुगर के? तो वो जो होता है दोस्तों एन ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। कौन सा बंध होता है? एन ग्लाइकोसिडिक बंध। एन ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ता है दोस्तों। अगर बात किया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कंपटीशन या किसी भी, जैसे बोर्ड के एग्जाम में एक नंबर में आ गया क्वेश्चन कि बताओ पेंटोज शुगर से नाइट्रोजनस बेस किस बंध से जुड़ता है, तो आप क्या बताओगे? एन ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ता है। कहां पे जुड़ता है? पेंटोज शुगर के किस कार्बन परमाणु पे जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस? तो पेंटोज शुगर के पहले कार्बन परमाणु पे जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है दोस्तों, चलो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं पांचवें से क्या जुड़ेगा। पेंटोज शुगर के पांचवें कार्बन परमाणु से क्या जुड़ता है? चलो देखो यहां पांचवें से, जैसे यहां पे नोट करके मैं लिख दे रहा हूं कि इसके पांचवें मतलब पेंटोज शुगर जो होती है दोस्तों, पेंटोज शुगर के पांचवें कार्बन से कौन जुड़ेगा? पेंटोज शुगर के पांचवें कार्बन से जुड़ेगा कौन, ये बताओ। देखो लास्ट में यहां पे था ना फास्फेट ग्रुप, वही जुड़ता है। क्या जुड़ेगा? फास्फेट ग्रुप जुड़ता है। फास्फेट ग्रुप जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज ध्यान देना, पहले से जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस और पांचवें से कौन जुड़ता है? पांचवें से जुड़ता है फास्फेट ग्रुप। ठीक है, पांचवें कार्बन से कौन जुड़ेगा? फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब बात चलेगी कि किस बंध से जुड़ेगा। मान लेते हैं कि फास्फेट ग्रुप जुड़ता है, लेकिन किस बंध से जुड़ता है, इसके बंध को भी बताना होगा। तो आप क्या बताओगे? तो दोस्तों ये जो होता है फास्फोएस्टर बंध से जुड़ता है। फास्फोएस्टर बंध से जुड़ता है। फास्फोएस्टर बंध से जुड़ता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको देखते हैं। वीडियो देखो थोड़ा लंबा होगा लेकिन अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है। जिन बच्चों को अगर समझ में आ रहा है तो अभी देखो बेसिक चल रहा है तो थोड़ा मैं स्लो हूं, बाकी आगे जब चलूंगा तो थोड़ा फास्ट चलूंगा, क्योंकि क्लियर जब हो जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम लोग आगे बहुत अच्छे से बहुत फास्ट भी चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो चलो इसको ऐसे कर देता हूं, पीछे दिख नहीं रहा है मेरे पास क्या है? डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर, मतलब एक पेंटोज शुगर है। ठीक है, पेंटोज शुगर के पहले कार्बन परमाणु से कौन जुड़ेगा? पेंटोज शुगर के पहले कार्बन परमाणु से नाइट्रोजनस बेस, मतलब कौन हो सकता है? ए हो सकता है, जी हो सकता है, सी हो सकता है, टी, AgCT है ना, AgCT हो सकता है। किस बंध से जुड़ता है? एन ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ता है। एन ग्लाइकोसिडिक बंध से बात करते हैं, उसके पांचवें कार्बन परमाणु से कौन जुड़ेगा? तो फास्फेट ग्रुप जुड़ता है। जो लास्ट वाला था ना फास्फेट ग्रुप, वो उसके पांचवें कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। यहां पे जुड़ेगा, यहां से जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? फास्फेट ग्रुप जुड़ता है। किस बंध से जुड़ता है? तो फास्फोएस्टर बंध से जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है, अब आगे समझ लेना। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा नोट कर लेना कि देखो दोस्तों, जो प्यूरिन की बात कर रहे थे हम लोग, प्यूरिन की, तो प्यूरिन जो होता है हमेशा पायरिमिडीन से जुड़ता है। पायरिमिडीन से, प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन से जुड़ता है। और ए जो होता है, ए मतलब क्या होगा? एडेनिन। ए जो होगा एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ेगा। थायमिन से जुड़ेगा। और किस बंध से जुड़ता है? हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है। किस बंध से जुड़ता है? तो इस बंध का जो नाम होता है आप लोग नोट कर लीजिएगा, हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन से जुड़ता है। एडेनिन किससे जुड़ेगा? थायमिन से जुड़ेगा। किस बंध से जुड़ेगा? हाइड्रोजन बंध से। कितने हाइड्रोजन बंध से? तो डबल हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है। जबकि ग्वानिन हमेशा किससे जुड़ेगा? ग्वानिन हमेशा किससे जुड़ेगा? तो साइटोसिन से जुड़ेगा। ग्वानिन हमेशा किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से। प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन से जुड़ता है। एडेनिन थायमिन से जुड़ेगा। किस बंध से?
हाइड्रोजन बंध से, हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है, ठीक है। और ग्वानिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से जुड़ेगा, लेकिन 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है, जबकि AT से जुड़ता है तो 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है, ठीक है। ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट रहे। तो दोस्तों आगे बात करते हैं डीएनए की श्रृंखला के बारे में। जो डीएनए की श्रृंखला होती है, डीएनए की श्रृंखला वो 2 होती है, ठीक है दोस्तों। डीएनए की कितनी श्रृंखला होती है, 2। जो पहली श्रृंखला होती है, जो पहली श्रृंखला होती है वो 5' to 3' होती है, जबकि दूसरी श्रृंखला का होती है 3' to 5' होती है। इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, आगे इसका जिक्र बहुत अच्छे से हुआ है। पहली श्रृंखला जो होगी डीएनए की वो 5' to 3' होती है, ठीक इसी का उल्टा मतलब विपरीत होता है दूसरा क्या होगा, 3' to 5' होती है। दोस्तों बात करते हैं डीएनए मतलब एक न्यूक्लियोटाइड डीएनए हमने पहले ही बताया था ना, डीएनए की इकाई जो होती है न्यूक्लियोटाइड होती है, और डीएनए जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हुआ होगा कि कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होंगे। तो कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते कैसे हैं दोस्तों, ये एक बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है, आइए इसको भी समझते हैं। देखो जैसे डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर जो था उसका स्ट्रक्चर हम लोग फिर से बना लेते हैं, इसका नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 2 3 4 और यहाँ पे ही 5 होगा। फिर एक और बना लीजिए ऐसा ही, यहाँ पे फास्फेट ग्रुप जुड़ता है, ये चीजें ध्यान दीजिएगा, 5वें से फास्फेट ग्रुप जुड़ता है। ये फास्फेट ग्रुप हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 है और ये 5 हो जाएगा। इसी प्रकार और भी होगा नीचे, ठीक है दोस्तों, ऐसे होगा। ये जो श्रृंखला हुई 5' to 3', इसी का जब उल्टा करेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3' to 5' क्या करेंगे, इसी का उल्टा बनाइए। ठीक है दोस्तों, ऐसे अभी मैं इसको समझा रहा हूं, क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका नामकरण करेंगे हम, तो कैसे करेंगे, इसका जब नामकरण करेंगे तो इसमें लिखेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है दोस्तों। यहां भी लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जुड़ता है 5 होता है बगल में, 1 2 3 4 यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका भी करेंगे तो 1 2 3 और 4, ठीक है। इस 4 और 5 देखो यहाँ पे ही होंगे, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना, 4 होगा और 5 होगा, 5 यहाँ पे जुड़ता है ना, ये वाला जो चीज़ें हैं, तो 4 5 दोनों होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 यहाँ पे, ठीक है, 4 5 ऐसे कर सकते हैं। अब एक चीज़ इसमें ये ध्यान देना आप लोग, इसमें एक चीज़ ये ध्यान देना कि जो तीसरा होगा वो हमेशा 5वें से जुड़ेगा, तीसरा जो होगा 5वें से, मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड होगा, ये न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेंगे आपस में तो तीसरा किस से जुड़ेगा, 5वें से जुड़ेगा, इसका तीसरा इसके 5वें से जुड़ेगा, इसका देखो 5वां इसके तीसरे से जुड़ेगा, इसका 5वां इसके तीसरे से जुड़ेगा, ठीक है, ऐसे ये जुड़ता है। ये देखो एक न्यूक्लियोटाइड हो गई, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गई, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गई। तो न्यूक्लियोटाइड में जो पेंटेज शुगर का तीसरा होता है अगले न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट ग्रुप मतलब 5वें कार्बन परमाणु से जुड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ दिया कि बताओ ए न्यूक्लियोटाइड मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बंध से जुड़ता है, तो इस बंध का नाम अगर पूछा जाएगा तो फास्फोडाई एस्टर बंध होता है। क्या होता है, फास्फोडाई एस्टर बंध होता है दोस्तों, एस्टर बंध, ठीक है।
एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बंध से जुड़ता है? तो फास्फोडाई एस्टर बंध से जुड़ता है दोस्तों। डीएनए की श्रृंखला में कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, 5' to 3' और 3' to 5' दूसरी होगी। और एक चीज ध्यान देना, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बंध से जुड़ता है? फास्फोडाई एस्टर बंध से जुड़ता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, बोल सकते हैं कि डीएनए के डबल संरचना होती है। एक होती है 5' to 3, दूसरा 3' to 5। ये भी आपस में किससे जुड़े होते हैं? तो ये भी आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, चलो ऐसे देख लो, अगर मैंने यहाँ ए लिखा, यहाँ ए लिखा, यहाँ मान लो कि यहाँ पर जी लिखा, यहाँ पे मान लो कि फिर ए लिखा, ऐसे 2-3 लिख दिया मैंने, ए लिखा, जी लिखा और क्या लिखा? टी लिखा। मान लो कि यहाँ पे सी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ACT। तो अब बताओ ए किससे जुड़ता है? अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि ए किससे जुड़ता है। ए जो जुड़ता है वो किससे जुड़ेगा? एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है, जबकि साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है। एडेनिन हमेशा किससे जुड़ेगा? थाइमिन से जुड़ेगा। एडेनिन हमेशा थाइमिन से किस बंध से जुड़ता है? 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है, जबकि साइटोसिन ग्वानिन से कितने हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ता है? 3 हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ता है। तो इसमें देखो डबल हाइड्रोजन बंध, इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बंध, इसमें डबल हाइड्रोजन बंध, ऐसे इसकी चेन बनती जाएगी। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट था इसके बीच के स्ट्रक्चर की। तो इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए की द्विकुंडलन संरचना, जो कि पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो दोस्तों आगे हम लोग आज बात करते हैं डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल। डीएनए जो होता है उसका द्विकुंडलित मॉडल सबसे पहले किसने दिया था? वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। अगर डीएनए की खोज की बात करेंगे तो फ्रेडरिक मिसर ने किया था, लेकिन इसकी द्विकुंडलित मॉडल को किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसलिए इनको सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए देखते हैं डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल होती क्या है। तो देखो, जो डीएनए होती है डबल संरचना होती है। अगर कहेंगे तो 5' to 3' होती है, 5' to 3' और दूसरी क्या होती है? 3' to 5' होती है। देखो इसके ए मतलब कह सकते हैं कि डीएनए के प्रथम श्रृंखला के प्रति समांतर दूसरी श्रृंखला होती है। प्रति समांतर मतलब क्या हुआ? देखो समांतर है लेकिन विपरीत, इसका 5' to 3' है, जबकि इसका 3' to 5' है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताओ डीएनए की जो श्रृंखलाएं होती हैं दोनों आपस में कैसे होती हैं? तो आपस में प्रति समांतर होती हैं। ठीक है, एक 5' to 3 होगा तो दूसरी 3' to 5। इसमें इस वर्ड का जरूर ध्यान देना, प्रति समांतर होती हैं दोस्तों, प्रति समांतर होती हैं। और दोनों क्या होती हैं? एक दूसरे में ऐसे कुंडलित होती हैं, दोनों ऐसे एक दूसरे में कुंडलित होकर डीएनए के ध्रुव कुंडलन मॉडल को बनाती हैं, है ना। चलिए इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर दोस्तों इस तरीके से कुछ रहेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बढ़ता जाएगा अभी आगे। अब देखो इसमें ये जो संरचना होगी 5' to 3', जबकि ये क्या होगा 3' to 5'। दोनों देखो, ए मान लो मेरा हाथ ए वाला है 5' to 3', ए क्या हुआ 3' to 5', दोनों ऐसे हो गए। देखो ऐसे बन रहा है ना, तो वही चीज है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, ये नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होते हैं इस पे उपस्थित, और ये जो होते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो चलो जैसे मैंने कहा यहाँ पे ए हो गया, सी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, टी हो गया, जी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, टी हो गया, कुछ भी ऐसे लिखो। अब इसके प्रति समांतर जैसे बताओ ए से कौन जुड़ता है? हमने अभी बताया था कि ए से कौन जुड़ता है? टी, जबकि जी से कौन जुड़ता है? सी। तो यहाँ पे अगर लिखना है तो अगर इधर मैंने ए लिख दिया तो इधर क्या लिखूंगा? टी लिखूंगा। सी के साथ कौन जुड़ेगा? जी। चलो जी, ए के साथ टी, सी के साथ
जी, फिर सी के साथ, जी ए के साथ, टी के साथ, टी के साथ ए, जी के साथ कौन जुड़ेगा, जी के साथ ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, इसके ए के साथ कौन जुड़ेगा, थायमिन, एडेनिन के साथ थायमिन, थायमिन के साथ एडेनिन, मतलब ऐसे ही जुड़ता जाएगा। ठीक है, ये ऐसे जुड़ता जाएगा। एक चीज ध्यान देना कि ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं आपस में किस बंध से जुड़े होते हैं, तो ये हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। मतलब अगर पूछा जाएगा कि डीएनए के द्विकुंडलन मॉडल में जो इनकी श्रृंखलाएं होती हैं आपस में किससे जुड़ी होती हैं, तो हाइड्रोजन बंध से जुड़ी होती हैं। और एक चीज ये ध्यान देना कि जो नाइट्रोजनस बेस होता है इसके बीच की जो दूरी होती है कितनी होती है, एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरे नाइट्रोजनस बेस के बीच की जो दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्राम होती है। कितना होती है दोस्तों, 3.4 एंगस्ट्राम होती है। ठीक है, 3.4 एंगस्ट्राम होती है। बात करते हैं इसके आगे इसकी व्यास की। जो द्विकुंडलन मॉडल होता है इसमें जो व्यास होगा इसका, ये व्यास होगा, इस व्यास की जो इसका व्यास कितना होता है, तो जो इसका व्यास होगा दोस्तों वो व्यास होता है लगभग में 20 एंगस्ट्राम होता है। और आगे बात करते हैं कि एक कुंडलन क्या होगा इसमें, तो ध्यान देना यहां से ले लो, जैसे यहां से लोगे तो यहां तक लोगे, या यहां से लोगे तो यहां तक के डिस्टेंस को लोगे। ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की दोस्तों वो क्या होगी, एक कुंडलन होगी, एक कुंडलन। और एक कुंडलन की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, एक कुंडलन की जो लंबाई होती है दोस्तों वो कितनी होती है, तो 34 एंगस्ट्राम होती है लंबाई। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 34 एंगस्ट्राम होती है एक कुंडलन की लंबाई दोस्तों। और एक कुंडलन में, चलो इसको कहाँ लिखें, यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ, ये सारे टॉपिक एक ही का है ना, ये सारे टॉपिक एक ही कॉन्सेप्ट का है, मतलब इसी चीज का है कुंडलन का। एक कुंडलन में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं, तो एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे लिख दे रहा हूं होते हैं लगभग में। ठीक है, एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, तो ये रहा डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल। इसको अब कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसे बोर्ड में है, तो दोस्तों देखो इसको क्या करोगे, इसको लिखोगे क्या, वाटसन तथा क्रिक ने सबसे पहले द्विकुंडलन मॉडल को प्रस्तुत किया, इसलिए उनको वाटसन और क्रिक को सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करते हैं तो डीएनए की जो श्रृंखला होती है, दो श्रृंखलाएं होती हैं, एक 5' to 3' होती है, जबकि दूसरी होती है 3' to 5'। ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होकर, प्रति समांतर पहले तो होती हैं, प्रति समांतर होकर कुंडलित होती हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होकर कुंडलित होती हैं, कुंडलित हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या करेंगे कि इसमें बोलेंगे कि एक श्रृंखला दूसरे श्रृंखला से, एक श्रृंखला दूसरे श्रृंखला से, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने डीएनए मॉडल की जो विशेषता है, डीएनए मॉडल की जो विशेषता है उसको मैं लिख दिया हूँ। पहला क्या लिखा कि डीएनए मॉडल 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। हमने बताया ना कि डीएनए जो मॉडल होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। पहला देखो, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो डीएनए में कितनी श्रृंखलाएं होती हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती हैं। अगला क्या है, दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे के क्या होती हैं, प्रति समांतर, एक दूसरे के क्या होती है, प्रति समांतर सर्पिलाकार या सर्पिल होकर या सर्पिल रूप से जुड़कर द्विकुंडलन यहाँ रहेगा। यहाँ क्या रहेगा दोस्तों, द्विकुंडलन, सर्पिला होकर द्विकुंडलन संरचना बनाते हैं। देखो ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे से सर्पिलाकार होकर क्या बनाते हैं, द्विकुंडलन संरचना को बनाते हैं।
मतलब ये ऐसे होकर सर्पिलाकार होकर द्विकुंडलन संरचना बनाते हैं। कौन? दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला डीएनए की। अगला क्या है? दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन क्षार आपस में, देखो इस श्रृंखला के और इस श्रृंखला के दोनों के नाइट्रोजन क्षार आपस में किससे जुड़े हैं? हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। यही है ना, दोनों के नाइट्रोजन क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। अगला क्या लिख सकते हैं कि एडेनिन थाइमिन के साथ, मतलब AT के साथ 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है, जबकि CG के साथ 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। साथ ही साथ और क्या लिख सकते हैं इसमें दोस्तों कि एक कुंडलन की जो लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम, एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरे नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ऐसे तो डीएनए की द्विकुंडलन मॉडल की संरचना को एक बार फिर से ऐसे सोचिए, क्या होता है? इसको सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने दिया था। जब इसको दिया था तो उन लोगों को सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये होता क्या है? ये जो होता है डीएनए मॉडल 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला सर्पिल होकर एक दूसरे से द्विकुंडलन संरचना बनाते हैं। दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। ए हमेशा, मतलब एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है, जबकि साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ता है। ए डबल बांड से जुड़ेगा, ए ट्रिपल बांड। यहाँ एक नियम होता है, चारगाप का नियम भी होता है। मतलब प्यूरिन और पायरिमिडीन का जो अनुपात होता है वो 1 होता है। उसका मान क्या होगा? 1 होता है। ठीक है, ये चारगाप का नियम होता है। तो ठीक है दोस्तों, डीएनए की द्विकुंडलन मॉडल आज समझे हम लोग। डीएनए क्या होता है इसके बारे में समझे। अब अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो डीएनए होती है उसको पैकेजिंग कैसे करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा डीएनए पैकेजिंग पे। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल केडीएस सोनभद्र के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।